स्टूडेंट्स, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इस टॉपिक को आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर बी जागेटिया, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये जो सेल ऑर्गेनेल है, इसका सबसे पहला अवलोकन रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1894 के अंदर किया गया। और ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया 1898 के अंदर कार्ल बेंडा द्वारा कॉइन की गई। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम इकट्ठा इसका अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा मैंने आपको बताया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित है। ये जो कोशिकांग हैं, ये कोशिकाओं के एनर्जी प्रोडक्शन के स्थल होते हैं। इन कोशिकांगों में साइट्रिक एसिड साइकिल के संबंधित सभी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस पूर्ण होता है, उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात इन कोशिकांगों के अंदर कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोशिकांग हैं, इनका शेप, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और कोशिकाओं में इनकी कितनी संख्या हो सकती है, तो इसको संक्षेप में हम देखें तो ये जो कोशिकांग हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। और इनका जो एवरेज आकार है कोशिकाओं में, जो साइज है, वो 0.5 माइक्रोन इनकी विड्थ या डायमीटर हो सकता है। और इनकी जो लंबाई है वो 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये सामान्यतया रोड शेप्ड होते हैं, जिनके की जो एंड्स हैं दोनों तरफ के, वो हेमी स्फेरॉइडल होते हैं। और कई कोशिकाओं में ये कपनुमा या ये फिलामेंटस आकार के भी हो सकते हैं। इनका आकार ग्लोबुलर हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, या ये ब्रांच्ड शाखित भी हो सकते हैं। और ये लंबे फिलामेंट्स के रूप में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इधर ये दो इमेजेस दी हुई हैं। ये हायर प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रदर्शित कर रही हैं। ये हायर प्लांट की कोशिकाओं में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो है, इसके जो एंड्स हैं दोनों तरफ हेमिस्फेरॉइडल है। और ये एनिमल सेल्स के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के शेप को दर्शाती है यह इमेज। अब हम इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोशिकाओं में, कि ये कोशिकाओं में किन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं, तो हमने पूर्व में पढ़ा, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है, जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल है, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो कोशिका झिल्ली है उसके नजदीक में ज्यादा उपस्थित होते हैं। और इसका कारण ये होता है कि वहां इनकी उपस्थिति से इनको प्रकाश की उपलब्धता अधिकतम होती है, और उसके कारण से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी वहां पर अधिकतम मात्रा में हो सकती है। जब क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं की परिधि या कोशिका झिल्ली के नजदीक उपस्थित होंगे, ऐसी स्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया भी इन कोशिकाओं की जो झिल्ली है, उस झिल्ली पर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। कभी कभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक यूनिफॉर्म
तरीके से बिखरे हुए भी दिखाई देते हैं। और जो कार्डियक मसल टिश्यूज है एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर ये जो है एक रिजिड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर भी उपस्थित होते हैं। अब हम जब इनकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर्स की, तो जो इनकी संख्या है वो संख्या इनकी कोशिकाओं में आवश्यकता पर अत्यधिक निर्भर होती है। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ या स्पर्म्स हैं, उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैजिलम के बेस पर उपस्थित होते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और ये जो हमिंग बर्ड की जो फ्लाइट मसल्स है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मात्रा में देखे गए हैं। हमिंग बर्ड की जो फ्लाइट मसल्स है उनमें चूंकि एनर्जी की आवश्यकता अत्यधिक होती है, और इस कारण से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन कोशिकाओं में जो मसल सेल्स है, फ्लाइट मसल सेल्स, उनमें अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमिंग बर्ड के बारे में मैं एक तथ्य आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जो हमिंग बर्ड जो एनिमल है, इस एनिमल के अंदर, इस हमिंग बर्ड के अंदर जिसको हम भौरा जानते हैं, ये भौरा जो है इनका एक डायनेमिक्स को स्टडी किया गया, और इनका जो शरीर का वजन है उसके आधार पर ये देखा गया है कि ये जमीन से आसमान में या हवा में उड़ नहीं सकता है, परंतु ऐसा माना गया कि ये अपनी इच्छा शक्ति के कारण से ये उड़ने में सक्षम होते हैं। तो वस्तुतः वह इच्छा शक्ति इनकी जो फ्लाइट मसल्स है इनमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है वो इनको सपोर्ट करती है, और ये फ्लाई करने में सक्षम रहते हैं। जब एनर्जी की उपलब्धता कम है तो ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर निर्मित किए जाते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्रो हो सकते हैं कोशिकाओं में, ये मूव कर सकते हैं, और ये दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। एक बार फिर से इनकी थोड़ी मॉर्फोलॉजी जो है उसको अपन देखते हैं। तो इनका जो आकार है, जो साइज है डायमीटर में 0.05 टू लेकर के 1 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। इनकी लेंथ 1 to 10 माइक्रोन तक हो सकती है। बीन शेप्ड हो सकते हैं और थ्रेड लाइक हो सकते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको बताया, कोशिकाओं में एनर्जी की आवश्यकता के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है, और इनकी जो संख्या है वो जैसे एक डिपेंड करता है कोशिकाओं में इनकी आवश्यकता के आधार पर। फिर भी एक लीवर सेल की एक सिंगल सेल में इनकी संख्या 1500 तक रिपोर्ट की गई है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हमारे अध्ययन का, वो इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी को लेकर के है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हम जानते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दोहरी झिल्ली से आबद्ध ये कोशिकांग होते हैं, और हम इनको समझ सकते हैं कि जो दोहरी झिल्ली है वो किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति को प्रदान करती है। तो जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको आप ये मानिए कि वो एक रिंकल्ड बैग है, जिसको कि एक अनरिंकल्ड बैग, यानी अनरिंकल्ड मीन जिसके ऊपर किसी प्रकार की सलवटें ना हो, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन मानेंगे। और उसके अंदर सलवटों वाला, फोल्डिंग्स वाला एक बैग जो है वो अंदर उपस्थित होता है, तो वो उसकी इनर मेम्ब्रेन के समरूप होता है, जबकि जो अनरिंकल्ड बैग है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन के समरूप हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से इन दो मेम्ब्रेन के कारण से इन कोशिकांगों में 3 कंपार्टमेंट निर्मित होते हैं, और ये तीनों कंपार्टमेंट जो है अपने अपने कार्यों में और अपनी संरचना पर बहुत ही विशिष्टि वाले होते हैं। दो मेम्ब्रेन के मध्य में जो उपस्थित स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग वाली इनर मेम्ब्रेन है, और इनके मध्य में ये जो स्पेस उपस्थित है इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स को हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को और विस्तार से, तो आप देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है,
और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डिंग के द्वारा इस प्रकार की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाती है, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और जो ये स्पेस है क्रिस्टी के अंदर उपस्थित, ये जो स्पेस है इस इसकी निर्मिति के कारण से इनका जो सरफेस एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, उसका सरफेस एरिया अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, बाई लेयर जिसको मानते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, और ये आयन, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एटीपी और इनके पैसेज को अलाउ करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें कई चैनल्स उपस्थित होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये 3 डायमेंशनल व्यू है इसमें दिया हुआ। आउटर मेम्ब्रेन में कई चैनल्स उपस्थित होते हैं जो लगभग 10 किलो डाल्टन्स के मॉलिक्यूल्स को फ्री डिफ्यूज परमिट करती है इनसाइड टू माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड टू माइटोकॉन्ड्रिया टू आउटसाइड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। द अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज हायर देन इंटीग्रल प्रोटीन्स कॉल्ड एज पोरिन्स। तो ये जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड की मात्रा ज्यादा होती है और इनको पोरिन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ सकती है। और ये ईआर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम सिग्नलिंग और लिपिड के ट्रांसफर के लिए यूजफुल होते हैं। अब जब हम इनर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया ये इस तरह के फोल्डिंग्स है या इनफोल्डिंग्स है। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो सरफेस है मेम्ब्रेन सरफेस उसको अत्यधिक मात्रा में बढ़ाते हैं और इसके कारण से इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन और कॉम्प्लेक्सेस उपस्थित होते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज फ्रीली अलाउड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, मींस जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें ये इनको अलाउ करती है। ये इसका एक और कार्य है, ये रेगुलेट करती है मेटाबोलाइज के ट्रांसफर को इस मेम्ब्रेन के अंदर की साइड और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। ये कई प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा निर्मित होती है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन्स को हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपस्थित होता है, एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स इसमें उपस्थित होते हैं और कई सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इसमें उपस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेस एक कॉम्प्लेक्स इसमें उपस्थित होता है और इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स उपस्थित होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस में यूजफुल होते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सारे घटक अवयव इस जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की जो कि क्रिस्टी का निर्माण करती है उनमें उपस्थित होते हैं और ये मुख्यतया एटीपी के सिंथेसिस का कार्य संपन्न करती है। जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। ये स्पेस जो है इसका आकार 70 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है बिकॉज इट इज फ्रीली परमिएबल टू मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो कंसंट्रेशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की साइटोप्लाज्म में है वैसी ही कंसंट्रेशन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पाई जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट जो कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मैट्रिक्स वाला पार्ट है जो कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ये मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूं, ये एरो कर्सर से, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे रिसाइक्लेबल इंटरमीडिएट्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इट इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग्स ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द क्रिस्टी। और जो साइट्रिक एसिड साइकिल है इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।
ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो एंजाइम्स है मैंने अभी आपको बताया वो उपस्थित होते हैं, और इसमें राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए इत्यादि और जो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उपस्थित होते हैं। और जो मैट्रिक्स कंपोनेंट है दे कैन डिफ्यूज टू इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विद इन शॉर्ट टाइम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये माना गया कि जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस है वो, उस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का अपना डीएनए उपस्थित होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, ये पहले मैंने आपको बताया था। और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है इसको बहुत विस्तार से स्टडी किया गया, और इसके अंदर 16,569 बेस पेयर्स उपस्थित होते हैं, जो टोटल 37 जीन्स का निर्माण करते हैं, जिसमें से 22 जीन ट्रांसफर आरएनए के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, 2 जीन्स राइबोसोमल आरएनए के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और 13 जो जीन है वो पेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंसेस है यानी डिफरेंट प्रोटीन्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार से कुल 37 जीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए उपस्थित होता है उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। और इसके अंदर एक पूरी मशीनरी पाई जाती है जो कि खुद का आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण करने में सक्षम होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिशन, यानी जिस प्रकार से बैक्टीरिया जो है फिशन से विभाजन की प्रक्रिया से 2 नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया फिशन की प्रक्रिया द्वारा एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनकी संख्या में एक फिशन की प्रक्रिया द्वारा वृद्धि कर सकते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इनके बायोजेनेसिस की जब बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस प्रकार से जो है दे ग्रो बाय इंपोर्टिंग मोस्ट, मतलब उनकी आकार में वृद्धि कैसे होती है, तो उनके आकार में वृद्धि जो है ज्यादातर जो उनके प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म में से इनके अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स जो है इनके स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं और इन प्रोटीन्स के द्वारा ये अपने आकार में वृद्धि कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनकी संख्या जो है उसमें उसको फिशन और फ्यूजन के द्वारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिशन और फ्यूजन के द्वारा इनकी संख्या में एक जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाए रखते हैं। जब इनकी संख्या कम होती है तो ये डिवाइड करते हैं फिशन के द्वारा, जब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज होकर के इनकी संख्या को संतुलित कर सकते हैं। जब फ्यूजन अधिक होता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी आकार जो है वो लंबा हो जाता है और ज्यादा लंबा हो जाता है, और जब फिशन ज्यादा होता है तुलनात्मक रूप से तो इनका जो आकार है वो छोटा हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस यहाँ दिखाए हुए हैं, पूरा साइकिल है कि किस प्रकार से फिशन से एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं और किस प्रकार फ्यूजन के द्वारा 2 माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर के एक इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया का को निर्मित करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कोशिकाओं में कैसे हुई, तो इसके लिए जिस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था एंडोसिम्बायोसिस एक संकल्पना है, वो इसको एक्सप्लेन करती है कि लगभग 2 बिलियन ईयर अगो कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक आर्कियल सेल्स या जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके साथ उनमें फ्यूज हुए होंगे, और ये जो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिकेट्सिया यानी एक बैक्टीरिया, एक प्रकार के बैक्टीरिया है रिकेट्सिया, उनके साथ इनकी समरूपता जो है वो दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका फ्यूजन जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके साथ हुआ होगा, और तब से लेके अब तक ये एक सहजीवी
संबंधों के अंतर संबंधों के रूप में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साथ उपस्थित रह रहे हैं। ऐसा ये एंडोसिम्बायोटिक कंसेप्ट इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और इस प्रकार का जो एंडोसिम्बायोटिक कंसेप्ट है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है इवान। किस प्रकार से ये जो एंडोसिम्बायोटिक पूरी थियरी है ये इसको एक्सप्लेन करती है प्रोसेस को। एक ये प्रोटो यूकेरियोटिक कोशिका है। इस प्रोटो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें इनफोल्डिंग्स बनने से और उनके टूटने से ये जो डीएनए है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी होगी। फिर कालांतर में यानी 2 बिलियन ईयर अगो जो आर एरोबिक बैक्टीरियम है वो इनके साथ इस प्रकार से फ्यूज हुए और आगे चल करके इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में ये परिवर्तित हो गए और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो इसके साथ फ्यूज हुए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में और उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को निर्मित किया होगा। अगर हम एक पादप कोशिका की बात करें तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ये माना जाता है कि ये एरोबिक बैक्टीरियम रहे होंगे पूर्व में कभी, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में कभी रहे होंगे और लगभग 2 बिलियन ईयर अगो इनमें फ्यूजन से इस प्रकार का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो निर्मित हुआ होगा। वो अभी तक भी चलता है, इसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। Friends, thank you very much for watching this video carefully and patiently. We will meet in next video lecture. Till then, thank you so much. Have a nice day. Thank you.